नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जहां हम खेती किसानी संबंधित तमाम विषय आपके लिए लेकर आते हैं और उनसे जुड़े हुए विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देते हैं। हम आपसे जुड़ते हैं एक फोन कॉल के माध्यम से। तो आज का विषय क्या है जिस पर आज हम आपके सवाल लेंगे, सबसे पहले आइए डालते हैं उस पर नजर। आज का विषय है फूलों की संरक्षित खेती और साथ ही आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में। तो दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए और नकदी फसलें हैं। ऐसे में किसान अगर इनकी व्यवसायिक रूप पर खेती करते हैं तो अधिक लाभ उन्हें हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे 2 टोल फ्री नंबर से उनके माध्यम से हम तक अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। 1800-113060, दूसरा नंबर है 1800-113061 टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सोचना क्या है, बस आप फोन मिलाएं और हम तक अपने सवाल पहुंचाएं और हमारे विशेषज्ञों से अपने सवाल का जवाब जाने, वो भी लाइव तुरंत के तुरंत आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो चलिए, हमारे 2 मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर कंवरपाल सिंह, आप प्रधान वैज्ञानिक और प्राध्यापक हैं पुष्प विज्ञान संभाग IARI पूसा नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह आपका। आप हमें बताएंगे किस तरीके से संरक्षित खेती कर हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं और संरक्षित खेती से जुड़ी और कौन कौन सी विशेष बातें हैं। हमारे साथ डॉक्टर मूलचंद जी भी हैं, आप प्रधान वैज्ञानिक है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में। डॉक्टर मूलचंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप एलोवेरा की खेती के बारे में जानकारी देंगे, यानी एलोवेरा की खेती से जुड़े जो भी आपके सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो आप उन तक सवाल पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। दोनों टोल फ्री नंबर के बारे में आपको बता दिया हमने। आज के जो विषय हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे वो भी आप जान चुके हैं। तो आइए अब दोनों विषय पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं और आपकी कॉल्स का तो हमें इंतजार रहेगा ही। सबसे पहले डॉक्टर सिंह, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं तो किस तरीके से आज के समय में संरक्षित खेती का जो हम देख रहे हैं कि दौर चल रहा है और कैसे किसानों के लिए लाभकारी है, क्योंकि फूलों की खेती को पहले हम इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन अब एक पूरे प्रोजेक्ट के तौर पर इसे अपनाया जा रहा है। सही कहा आपने कि फूलों की खेती आजकल जो किसानों की आमदनी बढ़ा रही है उसका एक मुख्य तत्व हो गया है, एक कंपोनेंट हो गया उसका कि कैसे किसानों की आय को दुगनी करने में इसका बहुत बड़ा सहयोग है। और एक फूलों की खेती हम तो खुले खेत में करते हैं और संरक्षित खेती आजकल जो एक उभरता हुआ तकनीक आ रहा है जी, अगर उसके अंदर हम खेती करेंगे तो उससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। उसके कई लाभ हैं, जैसे कि एक तो इसमें पूरे वर्ष आप किसी भी फसल को उगा सकते हैं, उसमें फसल के ऊपर भी निर्भर करता है और वहाँ के जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है कि जलवायु में आप उसको लगा रहे हैं। जी। दूसरा, इसमें जो संरक्षित जो इसका नामकरण नाम है इसका, उसका खाली पॉली हाउस से नहीं है, संरक्षण कई चीज़ों से है। जैसे कि जलवायु से भी संरक्षण है, उसमें तापक्रम हम मेंटेन करते हैं, आर्द्रता भी मेंटेन करते हैं, और उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं जो हम खुले खेत में मेंटेन नहीं कर सकते उनको भी हम इसमें उनसे भी संरक्षित करते हैं। जैसे आपने संरक्षित कहा तो इसका मतलब है कि हर तरह से आप अपनी जो फसल है उसे बचा सकते हैं, उसे सुरक्षित कर सकते हैं। संरक्षित का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक विशेष तरह की संरचना है उसके अंदर जो खेती की जा रही है वो संरक्षित है। तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकते हैं जिससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं? इस तरीके से अगर हम देखें तो ये इसलिए आप कह रहे हैं कि संरक्षित खेती कहा जाता है। तो चलिए, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं और देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। फूल ना सिर्फ आपके आसपास के वातावरण को सुंदर बनाते हैं बल्कि आपकी आमदनी को बढ़ाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं, क्योंकि फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। ऐसे में पारंपरिक फसलों के अलावा फूलों की खेती करके भी आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। बात अगर फूलों की संरक्षित खेती की करें तो फूलों की संरक्षित खेती कृषि का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका है। संरक्षित खेती में विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, ज्यादा बरसात और ओलों से पौधों का बचाव किया जाता है। संरक्षित खेती में पौधों को दिया जाने वाला संरक्षण उनकी बढ़वार में मददगार होता है। संरक्षित खेती करके फूलों की अच्छी गुणवत्ता वाली और ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। संरक्षित खेती के लिए कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती है, जैसे
पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल और लो टनल आदि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, नमी, हवा का बहाव, रोशनी की तीव्रता और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां दी जाती हैं। इस मौसम में कई तरह के फूल लगाए जा सकते हैं। सर्दियों में जो फूल होते हैं उनमें डहेलिया, गजेनिया, पेटूनिया, आइस फ्लोवर, बेगोनिया टोरेनिया, वंडरलैंड, पेंसी, ग्लोकिस्निया और स्टॉक सिंड्रेरा शामिल है। वैसे तो फूलों की खेती खुले में भी की जा सकती है, लेकिन बेहतर व्यावसायिक खेती के लिए पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में संरक्षित खेती करके फूल लगाना बेहतर रहता है। फूलों की संरक्षित खेती से फसल की गुणवत्ता तो बढ़ती ही है, साथ ही पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। तो बिल्कुल अभी आपने रिपोर्ट देखी फूलों की संरक्षित खेती के बारे में और कौन कौन सी संरचनाएं हैं और अलग अलग कौन से फूल हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं। संरक्षित रूप से अगर उनकी खेती की जाती है तो ऐसे में कौन सी किस्में हैं, कौन सी फसलें हैं, कौन से फूल हैं जिनकी मांग ज़्यादा है और जो कि ज़्यादा कामयाब है इस तरह की खेती में, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी एलोवेरा की खेती, इस पर भी अब चर्चा कर लेते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर मूलचंद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी एलोवेरा जो कि आजकल एक तरीके से कह सकते हैं बज़ वर्ड है कि मतलब एलोवेरा अपने आप में बहुत ही नायाब है, हर तरह से देख रहे हैं, चाहे वो आप चाहे चेहरे के लिए हो या फिर स्वास्थ्य के लिए हो या इम्यूनिटी बूस्टर की तरह देखा जा रहे हैं। तो इसकी मांग भी हमने देखा है कि बहुत बढ़ गई है और चाहे इससे बने हुए पदार्थ हम बाजार से खरीदें या फिर आजकल घर में भी हर कोई गमले में एलोवेरा लगाना ही चाहता है। तो आजकल काफ़ी प्रचलित हो चुका है। तो मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके से हमारे किसान इसको व्यावसायिक रूप पर ले सकते हैं और क्या इसका स्कोप है। किसानों को मैं सुझाव देना चाहूँगा कि उनको एलोवेरा की खेती ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें लागत बहुत कम आती है और जितनी लागत आती है उससे 5 या 6 गुना अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इसको किसी प्रकार की भूमि और जलवायु में उगाया जा सकता है। इसके लिए कोई विशेष प्रकार की कृषि क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कोई बीमारियां नहीं लगती हैं, जंगली जानवर नहीं खाते हैं और इसके बाज़ार की कोई समस्या नहीं है। किसान भाई इसको आसानी से बेच सकते हैं और इसका क्योंकि इसको सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल होता है, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है और ख़ास बात ये भी है कि इसकी पैदावार बहुत आसान है। इसके लिए कोई विशेष तरह की मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे में फसल की बर्बाद होने की जो एक आशंका बनी रहती है किसानों के सामने, उस तरह की कोई स्थिति आमतौर पर एलोवेरा के साथ हमें देखने को नहीं मिलती है। और बाज़ार की बात करें, इसके बाज़ार को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, इसकी काफ़ी मांग है। चलिए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। एलोवेरा एक बेशकीमती पौधा है जिसका इतिहास काफी पुराना है। पुराने समय से ही लोग एलोवेरा को औषधि के रूप में उपयोग करते आ रहे हैं। अपने औषधि गुणों के कारण ही एलोवेरा की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है। एलोवेरा की खेती किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से की जा सकती है। एलोवेरा को साल में 2 बार बोया जाता है, एक बार जून जुलाई में और एक बार फरवरी मार्च में। गुदेदार पत्ती ही एलोवेरा का बीज होती है। 10 से 15 सेंटीमीटर की स्वस्थ पत्तियां चुनकर बीज के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है और फिर 1-1 फुट की दूरी पर इन्हें रोपा जाता है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। ध्यान रखें कि जहां आप एलोवेरा बो रहे हैं वहां ज्यादा पाला नहीं पड़ना चाहिए। एलोवेरा की खेती में पानी की भी बहुत कम जरूरत पड़ती है। इसकी सिर्फ 4 या 5 बार सिंचाई होती है, यानी हर 25 दिन पर एक बार। बारिश के मौसम में तो आमतौर पर सिंचाई की जरूरत नहीं होती। एलोवेरा के खेतों से खरपतवार निकालना बहुत जरूरी है। पूरी फसल के दौरान 3 से 4 बार निराई गुड़ाई कर ले। निराई के बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ा दे। एलोवेरा में कोई खास कीट या बीमारी नहीं लगती, इसीलिए इसमें कीटनाशक की भी जरूरत नहीं होती। कभी कभी पत्तियां सड़ने या उन पर धब्बे पड़ने की शिकायत मिलती है। इससे बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से उचित उपाय करें। साथ ही गली पत्तियों को काट कर बाहर निकाल दें। एक बार लगाने के बाद कई साल तक एलोवेरा की फसल ली जा सकती है।
अभी आपने जाना कि किस तरीके से एलोवेरा की खेती की जा सकती है और किस तरह से इसे बाजार में बेचा जा सकता है, किसान कैसे इससे लाभ ले सकते हैं, तमाम बातें भी रिपोर्ट के माध्यम से हमने आपको बताई। लेकिन अगर आपके कोई और भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन्स चालू हैं आपके लिए। 2 टोल फ्री नंबर हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर साथ साथ पे देखिए फ्लैश भी कर रहे हैं। यही 2 नंबर हैं जिनके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, संरक्षित खेती की जब हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर फूलों में, तो क्या कुछ खास तरह के फूल हैं जिन्हें संरक्षित खेती में किया जा सकता है या फिर वहाँ पर परिणाम ज़्यादा बेहतर रहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत तरह के फूल हैं जो कि ऐसे ही आसानी से उग जाते हैं, जिनके लिए इतनी संरचनाएं बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो थोड़ा इसके बारे में साफ साफ बताएं कि किस तरह के फूलों के लिए संरक्षित खेती है। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ खास तरह के फूल ही हैं जिनको हमें इसमें उगाना चाहिए। कि सभी फूलों को उगा तो सकते हैं लेकिन उनको उगाने का कोई मकसद हमारा हल नहीं होगा। जो हमारा मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आय लें, कि कुछ फूल हैं जो आसानी से खुले में हो जाते हैं और बाज़ार में उनके अच्छे हमको दाम नहीं मिलते हैं, तो उनको अंदर उगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अंदर उगाने के लिए एक आपको संरचना तैयार करनी पड़ती है, उसका खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो ये उसमें सुझाव यही रहता है कि जो खुले में हम करते हैं, जिनके दाम कम मिलते हैं, जैसे गेंदा है या और जो कॉर्न फ्लावर है, ये सीजनल फ्लावर्स होते हैं, मौसमी फूल, ये सब बाहर ही लगाए जाते हैं। कुछ फूल जैसे गुलाब है, कार्नेशन है, जरबेरा है, गुलदाउदी है, ये फूल जिनको हमको लंबी डंडियाँ चाहिए होती हैं, या जो हम निर्यात करते हैं, या जो हमारे बाजार हैं जो कट फ्लावर्स में यूज होते हैं, खास तौर पर हम कट फ्लावर के लिए जो कर्तित फूल के रूप में हम फूल प्रयोग करते हैं, उनके लिए हम संरक्षित खेती के लिए सहायता देते हैं, क्योंकि उनके दाम अच्छे मिलते हैं मार्केट में। जी 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 बिल्कुल। तो आपने बताया कि किस तरह के फूलों में संरक्षित खेती जो कामयाब है या फिर कहें कि लाभकारी है किसानों के लिए, और इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन एक कॉलर हैं गोपाल जी हैं जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। जी गोपाल जी, बताइए क्या सवाल है? सुपौल से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बिहार के सुपौल से हैं जी, बताएं। जी, एलोवेरा के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी जी, एलोवेरा का बीज जो है मिलेगा। अच्छा जी, एलोवेरा एक तो आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र में आपको मिल सकता है, या कोई कृषि विश्वविद्यालय है या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई अनुसंधान संस्थान है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। या सीमैप लखनऊ ने बहुत सारी कई वैरायटी इसकी विकसित की, वहाँ से ले सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आप जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उनसे संपर्क करें, उनके पास भी इसकी बीज मिल जाएगा। और अगर वहाँ नहीं मिलता है तो आपको आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कहाँ से इसका उन्नत प्रजाति का बीज मिलेगा। जी बिल्कुल। तो आप बिल्कुल संपर्क करके देखिए, आपको पूरी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं एलोवेरा के बारे में। तो सबसे पहले मूलचंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो हमें किसान देख रहे हैं और एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, तो इनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? किसान भाइयों को अगर एलोवेरा की खेती करनी है तो इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। ये सभी प्रकार की जलवायु में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए वैसे तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस तापक्रम उपयुक्त होता है, लेकिन सभी प्रकार के तापक्रम और सभी प्रकार की जलवायु में इसे उगाया जा सकता है। केवल जब बहुत ज़्यादा जैसे पाला पड़ रहा है तो उस समय इसकी खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी ग्रोथ रुक जाती है, बहुत कम होती है। अदरवाइज़ पूरे साल इसकी फसल को लगाई जा सकती है। किसान भाई अपनी सुविधा अनुसार इसको उगा सकते हैं, और इसमें सभी प्रकार की मिट्टियों में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन रेतीली या बलुई दोमट भूमि हो तो ज़्यादा अच्छी बढ़वार होती है। इसके अलावा इसके बीज की प्राप्ति में भी कोई समस्या नहीं है, आप नज़दीक के कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। और खेती की तैयारी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा उर्वरक और खाद डालने की भी आवश्यकता नहीं है। बीमारियाँ और कीट बहुत कम लगते हैं, उसके लिए भी किसान भाइयों को कोई विशेष देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, जो भी वो खर्च करते हैं उससे लगभग 5 से 6 गुना अधिक आमदनी होती है। और किसान, अभी हमारी सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए ये हर्बल जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनकी खेती के लिए रखे हैं, तो किसान भाई उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है वो इसमें 30% सब्सिडी देते हैं इसकी खेती करने के लिए, तो किसान भाइयों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। जी, एक कॉलर हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश से में फ़ोन लगाया, ये बात करते हैं। हेलो
हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। यशवंत जैन जी हमारे साथ फोन पर। मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने बहुत सी किताबें बनाई हैं, ओके, जिसमें फूलों के बारे में भी है, गुलाब के फूल के बारे में भी है, और आज गुलाब के फूल के बारे में भी है। और हम चाहेंगे कि जो फूल होते हैं उनसे मधुमक्खी भी साइड में हमारा धंधा हम कर सकते हैं जी। और एलोवेरा का जो आपने विषय रखा जो महफूज है और जो किनारे पे हम पैदा करके और काफी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इसमें कौन कौन सी किस्में होती है और इसका मार्केटिंग कहाँ है। आप एलोवेरा के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, एलोवेरा के बारे में। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से एलोवेरा भी जो है, जो हमारे क्या है कि अब जैसे अभी हमारे उसमें दवाइयों में भी काम आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि उसको एलोवेरा का जूस पीने का काम भी आ रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी। जी बिल्कुल, शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं ये जी। और जहाँ तक एलोवेरा की प्रजातियों का प्रश्न है, तो राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ने बहुत सारी इसकी वैरायटीज़ सेलेक्ट की हैं जी। उनको जो अच्छी पैदावार देने वाली हैं, तो उनको इस तरह से नाम दिया गया, जैसे IC11269, IC1111271, IC1111273, 279 और 280। ये NBPGR का जो शोध प्रक्षेत्र है ईसापुर में, वहाँ पर उपलब्ध हैं। तो किसान भाई वहाँ से कुछ उनके पौधे ले सकते हैं और उसके बाद उनको मतलब अपने खेतों पर उसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा सीमेप लखनऊ ने एक AL1 वैरायटी निकाली है जो बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर में, उन्होंने भी एलोवेरा 1, एलोवेरा 7, एलोवेरा 8, एलोवेरा 23 और एलोवेरा 46 ये वैरायटी निकाली है। तो किसान भाई वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक इसकी मार्केटिंग का प्रश्न है, तो सरकार ने एक ई-चरक नाम से एक मार्केटिंग पोर्टल बनाया है। क्या नाम बताया आपने, फिर से बताइए? ई-चरक, स्मॉल ई-चरक, उसके नाम से एक मार्केटिंग पोर्टल है। तो किसान भाई उस पोर्टल पर जा सकते हैं और वहाँ पर आप अपने जो फसल का उत्पाद है उसको बेच सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदार भी उस पोर्टल पर होते हैं और आप उनको बेच सकते हैं। इसके अलावा आप जो औषधियाँ बनाने वाली कंपनी है या सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनी, उनको फसल लगाने से पहले उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं और वो भी इसको खरीदते हैं। बिल्कुल, तो ई-चरक आपने बताया पोर्टल है जहाँ पर आप जा सकते हैं और बायर और सेलर दोनों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म एक तरह से है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो एलोवेरा की मार्केटिंग के बारे में या बाजार के बारे में इससे जुड़ी और भी जानकारी आपको इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगी। डॉक्टर सिंह, अब क्योंकि हम संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं, तो आपने कुछ फूलों का जिक्र भी किया कि कौन कौन से फूल, खासतौर पर जो कट फ्लावर होते हैं उनके लिए ये बेहतर विकल्प होता है। तो मैं आपसे भी समझना चाहूँगी, क्योंकि हालांकि हम कह तो रहे संरक्षित खेती, लेकिन क्या विशेष समय है जब अलग अलग फूलों के बारे में हमारे दर्शक या हमारे किसान चुनाव कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा किस तरह की संरचनाओं में कौन से फूलों की मांग रहती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा कि संरक्षित खेती का मतलब ये भी नहीं है कि हम कभी भी कुछ भी लगा दें, उसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक फसल का अपना लगाने का समय अलग अलग होता है, और जो संरचना हम तैयार करते हैं उसकी भी अपनी लिमिट होती है। वो कुछ हद तक ही आपका अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसको कम कर सकती है। जैसे दिल्ली में आप ले लीजिए, गर्मियों में तापक्रम 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, तो उसको हम 5-6 डिग्री 7 डिग्री ज़्यादा 8-10 डिग्री तक नीचे ला सकते हैं। लेकिन अगर कोई फसल को 35 डिग्री या 30 डिग्री तापक्रम चाहिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी फसल के अनुसार उसका चुनाव करना पड़ता है संरचना का, और कई बार उसका जो क्षेत्र जहाँ पर उगाना चाहिए उसको चुनाव करना होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम ज़्यादातर संरक्षित जो खेती है दिल्ली के आसपास बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ गर्मियों में समस्या आती है और बाकी समय में ठीक चलती है। इसलिए यहाँ पे जो पेरेनियल क्रॉप्स हैं, जो बहुवर्षीय फसलें हैं, उनको थोड़ा गर्मियों में उनका खर्चा ज़्यादा है तो आमदनी कम हो जाती है, और इसलिए उसको खास तौर पर उनको मेंटेन करना पड़ता है। उनको दिन में 2-3 बार को खोलना पड़ता है नेट हाउस को, या जो पोली हाउस आपने बनाया हुआ, तो उसमें आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं फसल को। अगर थोड़ी भी आप लापरवाही करेंगे तो मरने के चांस उसमें ज़्यादा हो जाते हैं फसल के। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके विपरीत जैसे कि हम आप माइल्ड क्लाइमेट जहाँ पे होते हैं, बेंगलोर में ले लीजिए या पुणे में ले लीजिए,
वहाँ पे हम संरक्षित जो खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ा सा दिल्ली के मुकाबले कम देख रेख में काम चल जाता है। तेरे ज़्यादातर हमारे जो यूनिट्स हैं बेंगलोर में बहुत स्थापित हैं, पुणे के आसपास बहुत स्थापित हैं, लेकिन दिल्ली में भी यहाँ की जलवायु को देखते हुए विभिन्न तरह की संरचना बनाई गई हैं, और इसी हिसाब से यहाँ पे फसलों का चुनाव किसानों को करना चाहिए। जी जी। तो वैसा करेंगे तो आप यहाँ पे भी आसानी से इसी खेती कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो जी जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। सवाल बताइए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं चित्रकूट जिले से बोल रहा हूँ, यूपी के चित्रकूट जिले के लोढ़वाड़ा गाँव से। जी, मैं थोड़ा सा मेरा संबंध में जानना चाहता हूँ। हम लोग काफी खेती कर चुके हैं, मतलब जो बाकी उद्यान में, लेकिन ये एलोवेरा का खेती करने का भी अवसर हमको प्राप्त नहीं हो रहा। इसके रूट लगाए जाते हैं जैसा कि बताया जो है, तो रूट इसके कहाँ मिलते हैं, और ये क्या मार मिट्टी में हमारे बुंदेलखंड की परिस्थिति जलवायु टेम्परेचर में ये आराम से हो जाएगा? हालांकि यहाँ पे जानवर जो है उनकी समस्या रहती है, लेकिन जानवर जो है हमारा वाले वो इसको खाते नहीं, तो ये हमारे लिए अच्छी फसल रहेगी। तो ये जड़ कहाँ से उपलब्ध हो सकती है, और 1 हेक्टेयर में अथवा 1 एकड़ में ये लगभग कितनी जड़ लगेगी, ये थोड़ा सा जानकारी प्रयास करके कोई मोबाइल नंबर अगर मिल जाता जहाँ बिकती हो इसका रूट, इसका जड़ बीज जो है। अभी हमने एक ई पोर्टल के बारे में बताया, वहाँ पे भी मिल जाएंगे बीज वगैरह, या फिर मार्केटिंग के लिए वो वहाँ पर भी मिल सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे ई चरक पर। ठीक है, तो जैसे कह रहे हैं कि ये चित्रकूट से हैं और एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, रूट्स बेसिकली जानना चाह रहे हैं कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं। त्रिपाठी जी, ये बहुत अच्छी प्लानिंग है आपकी कि आपको एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं, और ये ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाभ देने वाली फसल यही है। तो जहाँ तक इसकी प्रजातियाँ और इसके बीज की उपलब्धता का सवाल है, तो आपके जो ज़िले में, हर ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और किसी ज़िले में 2 भी KVK हैं। तो सबसे पहले आप अपने KVK पर संपर्क करें, और उनके पास इसका बीज जरूर होगा, क्योंकि जब किसान फसल उगाते हैं तो उसके साइड में जो उसके सीडलिंग्स निकलते हैं उनको हटा दिया जाता है, और वही बुआई के काम आते हैं। तो लगभग 3-4 महीने पुराने जो राइजोम होते हैं, जड़ जिसको कहते हैं, जिसमें 2-3 पत्तियां निकली हुई होती हैं, वो सर्वोत्तम होती हैं। तो या तो आप किसी सहयोगी किसान से ले सकते हैं, या कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं आपके क्षेत्र में, वहाँ से भी इसका बीज जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल सभी इसकी खेती करते हैं या अपने यहाँ पर इसके पौधे रखते हैं। कोई जाना चाहते कोई नंबर कहीं से, मतलब कहाँ से सर्च करें अगर किसी नंबर या किसी इंस्टीट्यूट से, जैसे CMAP के बारे में? उसके लिए आपको इंटरनेट पर जाना पड़ेगा। जैसे CMAP लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा ICR का जो आनंद में मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का शोध संस्थान है, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनके लिए बेहतर होगा कि कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें, और अगर उनके पास नहीं है तो वो इनको उपलब्ध करा कर देंगे। और बुंदेलखंड की परिस्थितियों में इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा वहाँ क्योंकि पानी की कमी है, इसलिए आप ड्रिप इरिगेशन का प्रबंध करें, और आप सफलतापूर्वक एलोवेरा खेती कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बस जो क्रांतिक अवस्था होती है, जैसे जब हम इसकी रोपाई करते हैं उस समय पानी देने की जरूरत होती है। इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बरसात नहीं हुई है, तो उस समय थोड़ा पानी और ड्रिप इरिगेशन से देंगे तो बहुत कम पानी में इसकी खेती हो जाएगी। बिल्कुल, तो आपको आपके सवालों के जवाब बिल्कुल मिल गए होंगे। इसी के साथ ही हमारे यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी दोनों विषयों पर चर्चा जारी रहेगी। आपकी कॉल्स हम लेते रहेंगे, हमें कॉल जरूर करें। दोनों टोल फ्री नंबर हम स्क्रीन पर साथ साथ फ्लैश कर रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाएगा, बने रहे लो किसान के साथ। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई,
पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की और साथ ही कैसे करें फूलों की संरक्षित खेती। इससे जुड़े अगर कोई भी आपके सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे 2 टोल फ्री नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ ब्रेक से पहले जुड़े और आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। बिहार से एक दर्शक हमारे साथ श्याम पासवान जी, जिन्होंने सीतामढ़ी से कॉल किया है। जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार, सवाल बताइए। जी मेरा सवाल है, अलमीरा कब लगाते हैं? एलोवेरा जी एलोवेरा कब लगाते हैं? जी 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 एलोवेरा पूरे साल में अपनी सुविधानुसार कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जैसे पाला पड़ता है या तापक्रम बहुत कम हो जाता है, उस समय इसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी बढ़वार नहीं होगी और पौधे को स्थापित होने में थोड़ी समस्या होगी। लेकिन पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं और वैसे सबसे ज़्यादा उचित समय होता है जुलाई और अगस्त का, क्योंकि उसके बाद बरसात शुरू हो जाती है और बरसात में इसकी बढ़वार बहुत तेज़ी से होती है। इसके साथ ही साथ इसमें फिर कोई सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो सुविधानुसार जब भी आपका खेत खाली है और आप लगाने के लिए आपके लिए सब परिस्थितियां ठीक हैं, तो आप साल में किसी भी समय लगाइए, सर्दी के समय को छोड़कर। जी एक और कॉलर है, आइए उनका भी सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत है हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते। जी नमस्कार पंकज जी, सवाल बताएं। मैम जी मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं एलोवेरा की खेती करना चाहता हूँ। उसके लिए मिट्टी बताइए ना, कौन सी मिट्टी स्पेसिफिक होती है या मेरे यहाँ हो सकती है या नहीं हो सकती? ठीक है, एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं। एलोवेरा की खेती अलवर में हो सकती है। वहाँ की जलवायु इसके लिए बहुत अनुकूल है और हाँ सुटेबल है, सूटेबल है और हर प्रकार की भूमि में इसको उगाया जा सकता है। यदि रेतीली या बलुई दोमट भूमि है तो उसमें इसकी बढ़वार ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन भूमि का इतना असर नहीं होता है। आपके यहाँ जो भी भूमि है वो इसके लिए अनुकूल है। आप इसको लगाइए और थोड़ा उसमें गोबर की खाद डालिए, थोड़ा सा NPK का मिक्सचर डालिए 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, और लगभग 20 से 25 क्विंटल गोबर की खाद डालेंगे तो पानी की भी कम आवश्यकता होगी, क्योंकि उसमें जो ह्यूमस है वो बढ़ जाएगा खेत में और उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की बढ़ जाती है। इसलिए गोबर की खाद डालें और NPK मिक्सचर डालें और लगाइए, बहुत अच्छी पैदावार होगी। जी और डॉक्टर मूलचंद जी, क्या जैसे अलवर से है, अलवर में हालांकि इस फसल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अलवर में कई जगह पानी
में खार होने की एक समस्या देखने को मिलती है। जब एक्चुअली जब फसल की क्रांतिक अवस्था होती है, जैसे जब हम बुआई करते हैं उस समय पानी की जरूरत होती है, तो पानी पूरे खेत में ना लगाकर केवल जहाँ पर पौधा लगाया गया उसकी जड़ में पानी डालें या ड्रिप इरिगेशन करें। और जब आपको लगे कि फसल सूख रही है, खेत में वह दरारें पड़ गई हैं और मिट्टी पूरी सूख चुकी है, उस समय पानी देने की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। एक और कॉलर है, आइए बात कर लेते हैं उनसे भी। हेलो 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 जी बताइए। नमस्कार राहुल जी। जी राहुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी हम सुन पा रहे हैं जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे फूल की खेती करनी है, जय राम जी। फूलों की खेती करनी है, फूलों की। ठीक है राहुल जी, मध्य प्रदेश से फूलों की खेती करना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे डॉक्टर सिंह? हाँ राहुल जी, फूलों की खेती जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे, दो तरीके से कर सकते हैं, खुले खेत में भी और संरक्षित में भी। जो आज का विषय है फूलों की संरक्षित खेती। अगर आप संरक्षित खेती करना चाहते हैं तो उसमें आप इसकी जो संरचना बनानी पड़ेगी, जैसे अभी बता रही थी कितनी प्रकार की संरचनाएं होती हैं। इसमें एक तो पॉली हाउसेज बनाए जाते हैं, दूसरा एक शेड नेट होता है जिसमें ग्रीन शेड आपने देखे होंगे, उनसे बनाया जाता है। तीसरा एक जो यूवी स्टेबलाइज नेट होती है जिसमें हम जो हमारे इंसेक्ट वगैरह हैं, जो कीड़े हैं, वो उसमें नहीं जा पाते हैं, उनसे बनाते हैं। तो आपकी अपनी फसल के अनुसार उनको चुनाव करना होगा। जैसे कि मैं शेडिंग नेट की बात करूं तो शेडिंग नेट जिन फसलों को हमको शेड देना होता है, जिनको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, जैसे कि लिलियम की खेती है, उसको हम शेडिंग नेट के अंदर लगाते हैं। या आजकल फूलों के साथ साथ जब हम बाज़ार में आपने देखा होगा, फूलों के साथ साथ कुछ पत्तियाँ भी बेची जाती हैं, जिसमें फर्न है, डेसिना है। तो इन फसलों को भी कम धूप चाहिए, तो इनको भी हम शेड के अंदर लगाते हैं। तो उनका खर्चा भी बहुत कम आता है शेड का, और कम खर्चे में किसान इसमें अपना उत्पादन शुरू कर सकते हैं संरक्षित खेती का। और उससे ऊपर जाएंगे अगर आपको जैसे इंसेक्ट की समस्या है, कई इंसेक्ट उसमें आपके बीमारियां लगा देते हैं फसलों में, तो उनको रोकने के लिए जिसमें आपको तापक्रम वगैरह की ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप खाली ये जो यूवी स्टेबलाइज जो सीट है उससे आप अपनी संरचना बना लीजिए। तो उसमें तापक्रम वगैरह की समस्या वो नहीं रोक पाएंगे आप, लेकिन आप उसमें अपने कीड़े मकोड़ों से फसल को बचा सकते हैं। या फिर उसमें मिस्टर लगा सकते हैं, पानी का ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं, तो कुछ फसलें उसकी हैं। और अगर उससे अच्छा और अपने को करना चाहते हैं, जैसे गुलाब की खेती है, उसको पोली हाउस में अच्छी होती है, गुलदाउदी की पोली हाउस में अच्छी होती है, तो उसके लिए आप पोली हाउस की संरचना तैयार कराएंगे। उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। और पोली हाउस में भी उसकी जो साइड, दोनों के साइड, ऊपर पोली हाउस होता है, साइडों में पोली हाउस होता है, और नीचे उसमें कुछ ये यूवी स्टेबलाइज सीट भी होती है। कि जब ज़्यादा गर्मी होती है तो पॉलीथीन को हम ऊपर उठा देते हैं ताकि उसमें हवा का आदान प्रदान आता रहे, खासतौर पर गर्मी के समय में। तो ऐसा करने से हम उसको गर्मियों में अच्छी तरह से उसमें तापक्रम मेंटेन कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी बनाने के लिए उसमें मिस्टर लगाए जाते हैं, जिनको हम बिजली के छोटे मोटर के द्वारा उनको चलाते हैं। तो फसल को जो एक आइडियल टेम्परेचर, जो अनुकूल तापक्रम या ह्यूमिडिटी चाहिए, तो हम उसकी संरचना के अंदर उसमें तैयार करके अच्छी तरह से फसल उसमें ले सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी फसल आप लगाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से आपको इसका चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है अंशुल, एक दर्शक, आइए बात कर लेते हैं। अंशुल जी स्वागत है हेलो किसान में, सवाल बताइए अपना। अंशुल जी मुझे आप सुन पा रहे हैं? हेलो अंशुल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हाँ मैम जी जी नमस्कार, सवाल बताइए जी। सवाल बताएं। हाँ जी सवाल बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। यस, सवाल मेरा ये है कि मैं एलोवेरा का बीज कहाँ, ये कैसे, मतलब कहाँ इसका बीज कहाँ पे मिलता है और इसकी मार्केटिंग कैसे करें? जी जी चलिए, ये सवाल बार बार आ रहे हैं। हाँ अंशुल जी, इसका बीज आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हर प्रदेश में
जो आयुष मिशन है उसका एक नोडल ऑफिसर बनाया गया है, और वो ज़्यादातर जो राज्य का जो उद्यान विभाग है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक नोडल ऑफिसर होता है। तो आप जो उद्यान विभाग है या आपके ज़िले में जो उद्यान अधिकारी है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आप उनके थ्रू इसका अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं, और वो आपको पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ इसका बीज उपलब्ध है, कहाँ कहाँ नर्सरी हैं, या कौन कौन से अनुसंधान संस्थान हैं जो इसकी वैरायटी तैयार करते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो दिल्ली में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जैसे एलोवेरा की खेती के लिए 30% अनुदान दिया जाता है, तो आप अगर इसकी खेती करेंगे तो 30% जो पैसा आपका लगेगा वो सरकार पे करेगी। और मुझे अभी एक मिस्टर त्रिपाठी ने अभी पीछे पूछा था जो चित्रकूट से बोल रहे थे, तो मुझे भी याद आ गया है कि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का एक नंबर है 23721840, और उसके पहले आपको न्यू दिल्ली का कोड लगाना पड़ेगा 011 एक बार नंबर फिर से बताइएगा। 011 2372 4180 2372 1840 1840। तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वो आपको पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड जो है उसका ये दायित्व है, और उसी के लिए इसको बनाया गया है कि किसानों की मदद करना कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स की खेती कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये बात रही कि किस तरीके से आप अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हमें बता रहे हैं सर कि 30% तक आपको अनुदान इसमें मिल सकता है, यानी टोटल जो लागत आएगी एलोवेरा में उसका 30% सरकार की तरफ से इसमें दिया जाएगा। एक कॉलर और है, ये बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका एलो के सामने, बताइए क्या सवाल है। मैं ये खेती बता रहे हैं, तो उसमें पूछ रहा था मैं, क्या जानना चाहते हैं बताइए। एलोवेरा जैसे अपन मान तो उसका कौन कंपनी खरीदे कहाँ है बाजार, इसका बेचा कहाँ जा सकता है? जैसे मैंने अभी पीछे बताया कि एक पोर्टल है ई चरक नाम से, तो एक तो इंटरनेट पर आप ई चरक पोर्टल पे जाके वहाँ देख सकते हैं, वहाँ बहुत ख़रीदार होते हैं। इसके अलावा आप इसकी खेती शुरू करने से पहले जो औषधि बनाने वाली कंपनियाँ हैं या जो सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको इसकी खेती करने में मदद भी करेंगे, और उनके साथ एक एग्रीमेंट करें कि हमारी जो ये फसल होगी उसको आप ख़रीदेंगे, किस रेट पर ख़रीदेंगे और कब उसका पेमेंट करेंगे। तो बेहतर होगा कि आप पहले एग्रीमेंट करें, तो उसके बाद आपको इसके मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं होगी, और आप इसकी खेती करिए और ज़्यादा लाभ प्राप्त कीजिए। जी डॉक्टर सिंह, जैसे कि हम फूलों की बात कर रहे हैं और आपने बताया कि किस किस तरह की फूलों की हम संरक्षित खेती कर सकते हैं, तो क्या फूलों के अनुसार उनकी संरचनाएं भी अलग अलग हैं, और ऐसे में किस तरह की संरचनाओं का चुनाव करें जब फूलों का चुनाव करते हैं कि ये वाले फूल हमें उगाने, इसकी खेती करनी है, तो उसके साथ ही क्या इसके बारे में भी उन्हें विचार करना चाहिए? क्या इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, उसको जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें जनरली 3 तरह की संरचनाएं बनाते हैं। एक तो पॉली हाउस के द्वारा बनाते हैं, पॉलीथीन के द्वारा पॉली हाउस बोलते हैं। एक नेट हाउस होते हैं, तो नेट हाउस में जो हम पॉलीथीन यूज नहीं करते हैं उसमें शेड नेट यूज करते हैं। उसमें वाइट भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। तो जिनको हम छाया के अंदर उगाना चाहते हैं तो उनको हम ग्रीन शेड नेट के अंदर लगाते हैं, और उसमें खर्चा भी कम आता है। उसमें जो पाइप्स जो होते हैं GI पाइप्स, उन पर स्ट्रक्चर बन जाता है, वो अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, और उसके ऊपर हम ये ग्रीन सीड उस पर लगा देते हैं, ये शेड नेट। तो उसमें हम जैसे कि ये फॉलेज प्लांट है, जो पत्ती वाली फसलें हैं, ड्रेसिना है, फर्न है, एस्पेरेगस है, इनके भी अच्छे दाम किसानों को बाज़ार में मिलते हैं। जहाँ फूल बिकता है वहीं पर पत्तियाँ भी बिकती हैं, क्योंकि जब हम कर्तित पुष्प को खरीदते हैं तो उसको हम डेकोरेशन के लिए खरीदते हैं, तो जो भी हम वाज बनाएंगे उसमें फूलों के साथ पत्तियाँ भी लगाई जाती हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो वहाँ पे ये जो फॉलेज फसलें मैंने बताई हैं उसमें उगाने के लिए हम शेड नेट वाली शेड नेट का ये संरचना बनाएंगे। साथ में ये जो लिलियम की खेती है वो भी शेड नेट के अंदर ही अच्छी होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, जाड़ों में होती है, और इसका बड़ा अच्छा फूल बाज़ार में अच्छे दाम मिलते हैं इसके। उसके अलावा कुछ जैसे फसलें हैं, गुलाब है, गुलदाउदी है और कार्नेशन है, इनको पॉली हाउस के अंदर ही अच्छा होती हैं, क्योंकि इनमें कुछ तापक्रम भी इसको मेंटेन करना होता है, ह्यूमिडिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, जो कि शेड नेट में संभव नहीं है। तो उसके लिए हम पॉली हाउस का चुनाव करते हैं। और पॉली हाउस में भी, क्योंकि पॉली हाउस गर्म हो जाते हैं खासतौर पर दिल्ली के आसपास नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो उनमें ऊपर से वो खुले होते हैं ताकि जो गर्म हवा ऊपर से निकल जाए
और साइड से भी हम उसको खोलने का प्रोविजन उसमें होता है। ठीक है, एक कॉलर है भूपेंद्र सोनी है जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान। बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैंने 1 एकड़ में एलोवेरा लगा रखा है जी, तो उसके लिए कहाँ बेचा जाए? बाजार जी जी। सोनी जी आप ये भी बताएं क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक है वो यही पूछ रहे हैं कि कहाँ इसे बेचा जाए, क्या वो अपने स्तर पर भी कोई यूनिट लगा करके उसे प्रोसेस करें? जैसे एक तो इसकी जेल को निकाल सकते हैं, वो जेल को निकाल के और उसको पैक करके और बेच सकते हैं बाज़ार में। दूसरा इसका पाउडर भी बनाया जा सकता है, पाउडर सुखाकर इसका पाउडर बनाया जाए और उस तरह से बेचा जाए। और इसके अलावा अभी जैसे उनकी फसल लगी हुई है तो कटाई से पहले वो जो बहुत सारी कंपनियां हैं, दवाई बनाने वाली कंपनी और कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी, उनके साथ संपर्क करें और जो सबसे ज़्यादा इनकी उपज का पैसा देगा उसको ये बेच सकते हैं। एलोवेरा को बेचने में कोई खास मतलब समस्या नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, सौंदर्य प्रसाधन बनाए जाते हैं और बहुत सारी उसमें इस्तेमाल होता है। तो इनको ख़रीदार मिल जाएंगे और बेहतर हो कि अब नेक्स्ट टाइम जब ये खेती करें तो उनके साथ पहले ही संपर्क करें, उनके साथ एग्रीमेंट करें और उनसे वो इसकी खेती करने में मदद करेंगे, इनको उन्नत प्रजातियाँ उपलब्ध कराएंगे, खेती करने का तरीका बताएंगे और जैसे ही कटाई होगी तुरंत इनके उत्पाद को खरीद भी लेंगे। जी, एक और हमारे साथ कॉलर हैं बिहार से, इन्होंने हमें कॉल किया है। श्याम कुणाल यादव जी हैं फोन लाइन पर, श्याम कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर। जी बताइए क्या सवाल है आपका श्याम जी? मधुबनी बिहार से हैं ये। जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं आप? जी मैं पूछना चाह रहा था यही बात, आपके टीवी स्क्रीन पे बार बार ये सवाल जा रहा है कि एलोवेरा की खेती अगर हम करें तो हमारा एलोवेरा बिकेगा कहाँ? जी सही कह रहे हैं, बार बार यही सवाल आ रहा है और मुझे लगता है कि यही बड़ी समस्या भी है किसानों के सामने ये, क्योंकि ठीक है आप पारंपरिक तौर पर जो आप फसलें लेते हैं वो तो आपको पता है कि आप मंडी में जाएंगे बिक जाएंगे, लेकिन इसके लिए हमने बाजार तो मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तो आजकल सभी लोग बड़े एक्सपर्ट हो गए ऑनलाइन शॉपिंग करने में। तो इसी तरह से जो ई चरक पोर्टल है उसमें भी इसी तरह जैसे हम किसी भी पोर्टल से ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो वहाँ भी ऐसे खरीदार होते हैं और बेचने वाले होते हैं। और इसके साथ साथ जो अमेजोन है, अमेजोन के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और लेकिन बिल्कुल इसका कोई और इसके अलावा जो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो किसान भाइयों को इसके बाज़ार में मदद करें, तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा नेशनल जो मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, जो मैंने उनका नंबर बताया कि उनसे भी संपर्क करिए, वो भी इस बारे में किसानों को मदद करेंगी कहाँ बेचा जाए। और क्योंकि वो जो कंपनियाँ खरीदने वाली वो उनको संपर्क कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप उनसे खरीदिए जाकर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, तो इसकी मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो आपकी कॉल्स हम जरूर लेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा, बने रहे हेलो किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है।
इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद हेलो किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एलोवेरा की खेती के बारे में और साथ ही कैसे आप कर सकते हैं फूलों की संरक्षित खेती। बहुत सारे सवाल हम तक पहुंच रहे हैं और जिसका जवाब हमारे विशेषज्ञ दे रहे हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमारे 2 टोल फ्री नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। दोनों ही नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, जहां से आप नोट करें और हमें कॉल लगाएं। कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार हरेंद्र जी, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल है ये एलोवेरा की खेती आप करना चाहते हैं, वो कब मिलेगा? एलोवेरा की खेती आप करना चाहते हैं तो बीज जानना चाहते हैं। बीज जैसा मैंने पहले भी बताया है कि जो आपका नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर आप संपर्क करें, उनके पास इसका बीज उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय आपके नज़दीक में वहाँ से ले सकते हैं, और या आप जो आपके ज़िले का उद्यान अधिकारी है उससे भी आप ये मतलब उनको कह सकते हैं कि हमें बीज उपलब्ध कराया जाए, तो वो आपको बीज उपलब्ध कराएंगे। या आपके नज़दीक में कोई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का संस्थान है, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। बेहतर होगा कि वो कृषि विज्ञान केंद्र में जाएं और वहाँ से इसके बीज के बारे में जानकारी लें और इसकी खेती के बारे में भी पूरी जानकारी लें। और जैसा मैंने पहले बताया कि जो कंपनियां हैं जो इसको खरीदती हैं उनके साथ पहले एग्रीमेंट करें, ताकि जो प्रोड्यूस है उसको बेचने में कोई समस्या नहीं आए, क्योंकि फसल तो तैयार हो जाती है, उसके बाद बेचने के लिए बड़ी परेशानी होती है। मूलचंद जी, यही चीज़ देखिए, हमने ज़्यादातर जो कॉलर्स आ रहे हैं उनके सवाल इस पर नहीं थे कि किसी खेती कैसे करें या फिर किस्मों के बारे में भी कोई ज़्यादा कोई नहीं जानना चाहता था। लेकिन सवाल एक तो बीज इसकी मतलब जड़ें कहाँ से मिलेंगी, और दूसरा ये कि इसको बेचे कहाँ। तो क्या ये अभी इस पर थोड़ा अभी जागरूकता की कमी है या फिर इसको लेकर और कार्य करने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़्यादातर कॉल्स हमने देखा आज यही थे। जड़ें मिलने में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र में ज़रूर मिल जाएंगी, या वो उपलब्ध करा देंगे, और या दूसरे किसान जो उसकी फसल उगा रहे हैं उनसे भी इसकी जड़ें मिल सकती, क्योंकि वो जड़ें भी बेचते हैं, उनसे मिल सकती हैं। और जहाँ तक कि इसकी मार्केटिंग का प्रश्न है तो वो तो हमारे देश में समस्या है, लेकिन ई चर्क के थ्रू थोड़ा अगर वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें तो ई चर्क के थ्रू उनका आसानी से बेचा जा सकता है। इसके अलावा वो फसल लगाने से पहले जो कंपनियां हैं उनके साथ एक करार कर लें तो उस तरह से बेच सकते हैं। सरकार इसको लेकर किस तरह से प्रोत्साहित कर रही है? सरकार जैसे नेशनल मेडिसिनल
प्लांट बोर्ड है, तो अगर किसान भाई उनको संपर्क करेंगे तो वो उनकी मदद करते हैं कि किस तरह इसको उगाया जाए। उनको बीज भी उपलब्ध कराएंगे, उनको तकनीकी भी उपलब्ध कराएंगे किस तरह से इसकी खेती जाए। इसके साथ साथ इनकी जो मार्केटिंग है उसको कहाँ बेचा जाए उसमें भी इनकी मदद करेंगे। तो उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। और जो इनका ज़िले में उद्यान अधिकारी है, क्योंकि वो आयुष मिशन जो केंद्र सरकार का है उसका एक नोडल ऑफिसर होता है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि किसान भाइयों को इसकी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करे, उनकी सहायता करे और उनका जो उत्पाद है उसको बेचने में मदद करे। जी बिल्कुल। तो अगर आपके भी कोई सवाल है तो अभी भी कार्यक्रम में समय बाकी है, आप हमें ज़रूर कॉल करें और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। आप नंबर देखिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर 2 नंबर टोल फ्री नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, इन्हीं नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारी कोशिश ये भी है कि जितना भी समय है हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सकें। और चलिए बात करते हैं डॉक्टर सिंह से। सर, हम बात कर रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में, फूलों के बारे में। तो मैं अब आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर किसानों के सवाल ही ये होते हैं कि बीज कहाँ से मिले, और जो पारंपरिक फसलें नहीं है, जो थोड़ी नई तरह की खेती है, उसमें लेकर बाज़ार को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल सामने आए। तो अगर हम फूलों की संरक्षित खेती की बात करें तो वहाँ पे भी आप बाज़ार के बारे में बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बाज़ार तक वो पहुँच सकते हैं, क्या पहले से करार किया जा सकता है, और कौन से फूल हैं जिनकी बाज़ार में ज़्यादा डिमांड रहती है? संरक्षित खेती की हम बात करें फूलों की, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें जो ख़ास फसलें हैं, गुलाब है, गुलदाउदी, कार्नेशन, जरबेरा, लिलियम और एस्ट्रोमेरिया, तो और भी कई फसलें हैं जिनको किसान भाई उगा सकते हैं अपनी जलवायु के अनुसार। और अगर हम इसकी मार्केटिंग की बात करें तो इसमें फूलों में मार्केटिंग स्थापित हैं पूरी तरह से। अनेक मंडियों में जहाँ पर सब्जियाँ और फल सब्जी मंडी हैं वहाँ पर फूलों की भी दुकानें हैं और फूलों की मार्केटिंग किसान कर रहे हैं। लेकिन और आपको अच्छे भाव लेने हैं तो आप अलग से अपने जो यूज़र हैं, कोई कंपनी है या कोई बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं जो उनके फूलों को ख़रीदती हैं, या बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो भी लेते हैं जिनका काम चलता रहता है, पूरी साल डिमांड रहती है, तो वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा क्योंकि हम आज संरक्षित खेती की बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ा आयाम है, हम इनको निर्यात की तरफ बढ़ावा दें। तो किसान भाई निर्यात करें तो तभी आपको संरक्षित खेती का अच्छा लाभ होगा। और इसमें जब आप निर्यात करेंगे तो उसमें जो संरक्षित खेती का मतलब यही है कि उसमें हम गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसमें गुणवत्ता भी अच्छी होती है और उसकी मात्रा भी अधिक होती है फूलों की। और गुणवत्ता अगर आपकी अच्छी होती तो जो दूसरे कंट्री में आप निर्यात करेंगे वहाँ पे इनको ज़्यादा डिमांड होगी, उनको ये स्वीकार करेंगे और वहाँ पर इस तरह आप निर्यात करके इनके अच्छे पैसे इनसे कमा सकते हैं। आकाश कुमार एक दर्शक हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो आकाश जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? सवाल यही है मैडम कि मेरे को अलवेरा बेचना है, ठीक है, और लगाया भी है अलवेरा के खाना पे उसको चंदेरी में बेचना है। तो क्या जानना चाह रहे हैं आप बेचने के बारे में? बेचने के बारे में तो आप जो कंपनियां हैं, जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं या सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं, उनसे संपर्क कीजिए। और आप अपने यहाँ पर एक प्लांट भी लगा सकते हैं जिससे उसके जो अंदर पत्ती के अंदर जेल होती है उसको अलग कर सकते हैं या फिर सुखा सकते हैं। तो उसको ज़्यादा मतलब वो प्राथमिकता देते हैं जो कंपनी वाले हैं, क्योंकि उनको जेल निकला हुआ थोड़ा सा रहता है। थोड़ा सा प्रोसेस करके भी बेच सकते हैं। तो आप उनको संपर्क कीजिए और उनको आप ऑफ़र कीजिए कि हम आपको जेल बेच सकते हैं या उसका पाउडर बना कर दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आप ई-चर्क जो एक पोर्टल है ये इस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स को बेचने का, उस पर संपर्क कीजिए। और अपने जो ज़िले में उद्यान अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क कीजिए, उनको कहिए कि हमने ये उगाई है और इसको बेचने का प्रबंध कराइए, तो वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इसकी जेल निकाल के या इसका पाउडर बना के या जिस भी फॉर्म में कंपनियां इसका इस्तेमाल करती हैं उस फॉर्म में बना कर देंगे तो वो आसानी से इसको खरीद लेंगे। जी बिल्कुल। तो ये कुछ बातें थी अब जो हम लगातार सवाल सुन रहे हैं कि कहाँ इससे बेचें, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे लगता है कि किसानों को चीज़ें साफ़ हुई होंगी। और क्योंकि आजकल तो देखिए सब कुछ आपकी उंगलियों पर है, मोबाइल फ़ोन में जहाँ आप चाहे वहाँ वो तमाम चीज़ें आपके लिए उपलब्ध हैं। तो ई-चरक जो पोर्टल बताया हमें हमारे मेहमान ने, आप उस पर ज़रूर जाएँ, उधर देखिए कि वहाँ पर कौन कौन से विकल्प आपके सामने कहाँ और किसे आप बेच सकते हैं। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि हम फूलों की खेती की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में
सरकार की तरफ से किस तरह का अनुदान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी इस पर काफ़ी फोकस है, क्योंकि इससे किसानों की आय जल्दी बेहतर होती है और बढ़ती है। तो किस तरह का प्रोत्साहन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से और कैसा अनुदान है? सही कहा आपने कि किसानों के लिए क्या सरकार कर रही है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा, एक तो हमारा राष्ट्रीय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, राष्ट्रीय उद्यान बोर्ड, एक जो केंद्र सरकार का बना हुआ है, इसका जो ऑफिस है वैसे तो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। वो इस पे अनुदान देते हैं और दूसरा राज्य सरकारें भी देती हैं। तो हम संरक्षित खेती की जो बात कर रहे हैं, इसमें काफ़ी खर्चा भी आता है और किसान को संरक्षण बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो इसमें पोली हाउस बनाने के लिए या जो भी संरचना बनाते हैं, संरचना बनाना चाहते हैं, उसके लिए इसमें लोन मिलता है और उसमें कुछ छूट भी होती है। जी। और अलग अलग मदों पर अलग अलग प्रकार की छूट है। ड्रिप पे अलग है, पोली हाउस पे अलग है, नेट हाउस पे अलग है, और कुछ प्लांटिंग मटेरियल पे भी है। और वहाँ पे कई करोड़ के प्रोजेक्ट भी वो फाइनेंस करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, जिसको लोन भी मुहैया कराया जाता है किसान को। तो उसका लोन का पेमेंट जो गवर्नमेंट छूट देती है वो सीधा बैंक को पेमेंट कर देती है, और बाकी जो है लोन बचता है तो किसान अपनी आमदनी के द्वारा उसको पेमेंट करते रहते हैं। तो उसमें किसान को जो स्टार्टिंग में जो काफ़ी लोड पड़ने की उम्मीद रहती है पैसे की, उससे किसान बच सकते हैं सरकार से। एक एकड़ तक, सरकार की तरफ से आप बता रहे हैं कि जो ऋण मिलता है, मतलब उस पर भी जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम रहता है। हाँ, उनकी वो असल में योजनाएं बदलती रहती है। पहले तो काफी रेट कम लेते थे, 4% पे वो देते थे, लेकिन बाद में कुछ चेंज हुआ, फिर शायद वो 20% लोन को ही कम कर देते हैं। जी बिल्कुल। तो कई तरह के प्रोत्साहन है सरकार की तरफ से भी, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो किसान हैं, वो ऐसी बागवानी से जुड़ी हुई फसलों को लें और इससे से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। और इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी काफ़ी विस्तार कर रहा है, जिसके बारे में हमारे मेहमान ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, स्टूडियो में आए डॉक्टर मूलचंद आपका भी और डॉक्टर सिंह आपका भी, आप स्टूडियो में और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं नजर। कल का हमारा विषय है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, और इसके अलावा हम बताएंगे कि सर्दियों में गाभिन पशुओं की देखभाल किस तरीके से करें। तो दोनों ही विषयों पर कल हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े हमारे मेहमान रहेंगे। अगर आपके कोई सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। और आप चाहें तो हमें फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पर जाएँ, सर्च में हेलो किसान टाइप करें, हमारा पेज खुल जाएगा, लाइक करें, फॉलो करें और साथ ही अपने सवाल हमारी वॉल पर साझा करें। मैसेंजर के माध्यम से भी आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान तरीका बता देते हैं आपको। हेलो किसान टोल फ्री नंबर, हमारा कॉल सेंटर नंबर 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात 10 बजे के दौरान आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जाते जाते एक और जानकारी दे दें कि अब हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जुड़ जाएं DD किसान के यूट्यूब चैनल से। हमारे पुराने एपिसोड्स भी हमारे यूट्यूब चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके अलावा दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम इस YouTube चैनल पर आपके लिए उपलब्ध हैं। उम्मीद करते हैं आप हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़ेंगे। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।